हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रेलवे और एसएससी ने अपने पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिक्टेस, पेलाग्रा। दोस्तों, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। रेक्टेस रोग विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। और दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल प्रोवाइड करवाई हुई है जिसमें विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव के रूप में रहती है? ऑप्शन है हमारे पास मरकरी, कैडमियम, जर्मेनियम, टिन। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको आवर्त सारणी में Hg से शो किया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और इसको डी ब्लॉक के 12वें कॉलम और 6 पीरियड में रखा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चेंबर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्याएं होती है? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4, 5। दोस्तों, 2 चेंबर्ड हार्ट फिशेज में पाया जाता है और 3 चेंबर्ड हार्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल श्रेणी में होते हुए भी उसका हार्ट 4 चेंबर्ड होता है। मानव का हृदय 4 चेंबर्ड पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए, मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉरेस्टेशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों, यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत बढ़ती है, पानी की खपत बढ़ती है, जिससे कि क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पानी ज़्यादा खर्च होगा, पानी ज़्यादा खर्च होगा तो पानी की कमी होगी। फॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी की कमी नहीं हो पाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से फॉरेस्टेशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट, जैसे कि हमें जहाँ से भी पानी मिलता है वो हमारे वाटर रिसोर्सेज होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने की वजह से वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। अगर उनको पोल्यूशन से नहीं बचाया गया तो वहाँ से पानी मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गैस इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है नेचुरल प्रोसेस होता है वो, जिससे कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी गैसेज होती हैं वो गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर वातावरण में उठती है और पूरे वातावरण को गर्म कर देती है। यही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसमें मेजरली कंट्रीब्यूट करती है अपने कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास उद्यान, घरेलू मछली घर, वनस्पति उद्यान, घास का मैदान। दोस्तों हम सब जानते हैं कि उद्यान जो भी होता है वो मानव द्वारा निर्मित होता है, घरेलू मछली घर जो भी होते हैं वो सारे मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वनस्पति उद्यान भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन जो घास के मैदान होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। नाम सुना होगा जैसे सिवाना का घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस बाय द वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में वैसे तो कई सारी गैसेज हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका परसेंटेज होता है दोस्तों 78%। दूसरे नंबर पे दोस्तों गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है दोस्तों 21%। तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो आर्गन होती है, आर्गन का परसेंटेज होता है दोस्तों 1%। और चौथे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका परसेंटेज होता है 0.039%। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विथ रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड ए पोल्यूटेंट, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। ऑप्शन है हमारे पास, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, ये तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। दोस्तों होता ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे अंदर जाती है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेता है। हमारी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने पर ब्लड की ऑक्सीजन को लेकर जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हमारे दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा कि यह हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऑयल स्पिल्स इज सीन इन विच इकोसिस्टम, तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरीन इकोसिस्टम, क्योंकि जितना भी तेल का आयात निर्यात होता है वो समुद्री मार्ग के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडीज बैक टू द हार्ट, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले आता है। ऑप्शन है हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इसको दोस्तों समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यह होता है दोस्तों हमारा हृदय, ये यहाँ पर सुपर वेना कोवा होता है, यहाँ पर कुछ वेन्स जुड़ी हुई होती है जो कि हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध खून होता है उनको लेकर आती है। वो अशुद्ध खून यहाँ से सुपर वेना कोवा के थ्रू राइट ओट्रियम तक पहुंचता है, राइट ओट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल तक जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो हमारे लंग्स तक जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन इसमें मिक्स होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से पल्मोनरी वेन्स लेकर आती है हमारे हृदय तक। हमारे हृदय में पल्मोनरी वेन्स से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के जरिए वो पूरे शरीर में पहुंचता है। ओर्टा के यहाँ पर धमनियां जुड़ी होती है जिनको आर्टरीज बोला जाता है। इन आर्टरीज की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से वेन्स। यहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पता चलता है कि हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सुपर वेना कोवा, सुपर वेना कोवा से राइट ओट्रियम, राइट ओट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट ओट्रियम, लेफ्ट ओट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा, ओर्टा से आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में जाता है। यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर जाने का काम करती है आर्टरीज, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट कोज्ड बाय स्मोक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास रेक्टस, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर हम धुएं मर जाते हैं और वहां पे सांस लेते हैं तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, स्किन कैंसर हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जो रेक्टस होता है, रेक्टस हमारा आंसर होगा, क्यों? क्योंकि रेक्टस विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एयर एंटर्स द बॉडी ऑफ कॉकरोचेज थ्रो, तिल चट्टों के शरीर में वायु कहां से प्रवेश करती है? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास लंग्स, गिल्स, स्पेरिकल्स, स्किन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा स्पेरिकल्स, यानी कि श्वास रंध्रों से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम। दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूग्लिना, अमीबा और पैरामेशियम तीनों एक कोशिकीय जीव है, यानी तीनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो थ्रू टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? देयर स्पेसिफिक हीट, देयर लेटेंट हीट, देयर टेम्परेचर, देयर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा देयर टेम्परेचर। दोस्तों जब भी कभी खाना बन रहा होता है तो तुरंत खाना बनने के बाद, गैस बंद करने के बाद जैसे हम उस बर्तन को छूते हैं तो हमें गर्म अनुभव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बर्तन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारे हाथ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। जैसे हमारा हाथ उस बर्तन को छूता है तो वहाँ से टेम्परेचर हाई होने की वजह से हीट हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होती है, जिससे कि हमें गर्म फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लैग्ड लाइम, दोस्तों लाइम का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो वो हो जाता है हमारे पास स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। इतनी चीज समझ आई होगी दोस्तों। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी एक अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों श्वसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होता है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और ऑक्सीजन से वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो जिस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रो, कंप्यूटर को निर्देश किसके जरिए दिए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास इनपुट यूनिट, ALU, प्रिंटर, पेन ड्राइव। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? दोस्तों एक्वारेजिया सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, जो कि एक विशेष रेशियो में होता है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसको याद करने का तरीका यह है कि HNO3 में 3 आ रहा है तो 3 इसके साथ नहीं रह के वो HCl की साइड पे चला जाएगा और HNO3 की साइड पे बचेगा 1, तो ये 1:3 में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन से दोस्तों हमारे पास I²R, IR², VI, V²R। दोस्तों हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है V × I, और ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR। अगर मैं V की वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा I²R।
यहाँ से ओम्स लॉ से मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वस टू वी बाई आर होता है। अगर मैं I की जगह v बाई आर को पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर होगा v स्क्वायर बाई आर। यानी कि ये जो तीन एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ये तीनों मेरे को पावर को निरूपित करते हैं, पावर को शो करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों? आई आर स्क्वायर। ये क्या करता है? पावर को शो नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक? आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? दोस्तों आवर्त सारणी में पी ब्लॉक बोरोन से स्टार्ट होता है और बोरोन से एक डायगोनली लाइन खींची हुई होती है। इस लाइन के जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं और इस लाइन की जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। जो भी इस लाइन पे होते हैं वो सारे मेटलॉइड्स होते हैं। यानी कि ये सब कुछ पाया जाता है पी ब्लॉक में। अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइडेड है।